हेलो बच्चों, वेलकम टू एलिट कोचिंग। हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हमारा एक लेक्चर हो गया है इसके ऊपर। आज ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसमें हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन देखा। आज हम और थोड़ा डिटेल में बिजनेस के बारे में सीखेंगे। बिजनेस 3 तरीके का है: रीसेलिंग, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। रीसेलिंग क्या होता है? रीसेलिंग वो होता है कि कोई बंदा अगर सोच रहा है कि मैं गुड्स एज इट इज़ खरीदूंगा कम प्राइस में और फिर वापस आगे मैं बेच दूंगा फॉर अ हायर प्राइस, उसको रीसेलिंग कहते हैं। से सपोज गारमेंट्स, बैग्स, शूज़, बुक्स, स्टेशनरी, ये सब वो कहीं से होलसेल में कम प्राइस में ख़रीदते हैं और फिर फर्दर वो अपने रिटेल मार्केट में बेच देते, अपने दुकान में रख के बेच देते, उसको कहते हैं रीसेलिंग। इसमें जो गुड्स होता है वो बाय एंड सेल किया जाता है। दूसरा आता है सर्विसेज। सर्विसेज किस तरीके के होते हैं? प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, जो अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में कुछ वो चार्जेस आपसे, प्रोफेशनल चार्जेस आपसे चार्ज करते हैं। और तीसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे गुड्स बनता, ये गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। अब ये गुड्स कोई तो बनाता होगा, तो वो मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो इन हाउस अपना जो है मशीनरी लगाते हैं और फिर रॉ मटेरियल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कि अलग अलग पार्ट्स खरीदते हैं, उसको बनाते हैं, उसको शेप देते हैं और फिर बाद में एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि एक बैग हो गया। अब बैग कैसे बनता है? लेदर से बनता है, जिप से बनता है और उसको कुछ धागे लगते हैं। तो वो सब क्या किया जाता है? लेदर खरीदा जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, वो शेप दिया जाता है और फिर बाद में उसको पर्टिकुलर शेप में उसको बैग का डिज़ाइन जो भी हो उसके हिसाब से उसको बनाया जाता है। स्टिचिंग और करके उसको एक बैग रेडी किया जाता है। शूज़ है, शूज़ अलग अलग तरीके के होते हैं। कैनवस शूज़ हैं, लेदर शूज़ हैं, वो सब कैसे बनते हैं आपने देखा रहेगा। एक कॉबलर है, वो कैसे बनाता है, तो वो बड़े पैमाने पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बनाती है, बहुत सारे शूज़ बनाती है। तो वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब ये लोग सब जो हैं, कुछ भी गुड्स जो रीसेलिंग है, सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये या तो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब कि कोई एक सिंगल आदमी है, मिस्टर एक्स है, वो सोच रहे हैं कि मैं खुद ही रीसेलिंग करूँगा, या मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर की सर्विसेज दूंगा, मेरा एक क्लिनिक स्टार्ट करूँगा, या फिर सोचता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूँगा और मैं बैग तैयार करके होलसेल में बेचूँगा, ठीक है। या फिर पार्टनरशिप, 2 से ज़्यादा लोग, एटलीस्ट 2 और कितने भी 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो एक साथ आके वो लोग या तो रीसेलिंग, सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर कंपनी जो होती है वो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या तो फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। अब ये बिजनेस हो गया। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं कि खरीदा, बेचा, यहाँ पे ये जो खरीद रहे, बेच रहे, ये जो प्रोफेशनल अपना सर्विसेज दे रहे हैं, ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, बेचेंगे। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी एक्टिविटीज़ होता रहेगा कंपनी में। फर्दर बिजनेस ट्रांजैक्शन में या तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होता है या फिर नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्या है? वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, मनी या मनीज वर्थ इन्वॉल्व रहता है। अगर मैंने तुरंत कोई चीज़ खरीदी और बेची फॉर कैश, इट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। अगर मैंने कोई चीज़ क्रेडिट पे ख़रीदा या बेचा तो उसको कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझे कि मैंने बैग्स ख़रीदा मैन्युफैक्चरर से और मैन्युफैक्चरर को मैंने तुरंत पैसे दे दिए, तो उसे कहा जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरर को मैं बोलती हूँ कि भाई मुझे आप एक क्रेडिट में दे दीजिए और क्रेडिट पीरियड से सपोज़ 30 डेज़ के बाद मैं आपका
पैसा मैं दे दूंगी। 30,000 का अगर उन्होंने ख़रीदा है तो 30,000 जो है वो मैं आपको 30 डेज़ के बाद दे दूंगी। तो वो जो 30 डेज़ का पीरियड रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट पीरियड, और वो ट्रांजैक्शन को कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, लेकिन वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। फिर आता है हमारा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज़ वर्थ। जैसे कि बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में क्या आता है, आप सबने पढ़ा रहेगा। बार्टर सिस्टम, एक गुड्स के लिए दूसरा गुड्स एक्सचेंज किया जाता है, तो वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन हम लोग जो है ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही देखेंगे। हमारे बिजनेस में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही होना चाहिए, ठीक है। इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने को हम लोग एंट्री कहते हैं। कहाँ पर एंट्री करते हैं हम लोग? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। बेसिक है हमारा बुक कीपिंग, फर्स्ट स्टेज है बुक कीपिंग। उसके बाद हमारा आ जाता है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का एक फॉर्मेट है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किया था। आगे और हम लोग फर्दर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अकाउंट्स ही पूरा आपका डिटेल में ही पढ़ना है। जर्नल एंट्रीज के बाद हम लोग उनको लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग से हम लोग बैलेंसिंग करके एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में आपका आ जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नाम से ही पता पड़ता है ये एक अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट जो है ये एक स्टेटमेंट है। ये सिर्फ आपकी एक फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बताता है। यूजुअली ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट जो है ये आपके ईयर एंड में बनता है। ट्रायल बैलेंस से शुरू होके बैलेंस शीट तक खत्म होता है आपका ईयर एंड का काम। ये जो है आपका फुल ईयर काम वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, आपके काम चालू रहते हैं यहाँ पर। अब मैंने कहा अकाउंटिंग पर्टिकुलर एंड ऑफ एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट कहा। एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट मतलब कि एक आपका अकाउंटिंग पीरियड रहेगा, एक लिमिटेशन रहेगा जहाँ पे आप जांचेंगे परखेंगे कि आपके जो बिजनेस है उसने कैसे परफॉर्म किया है, तो उसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जो यूजुअली आपके 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड 31 मार्च को एंड होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ये जो हम लोग एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हम लोग कौन से बेसिस पे करते हैं? एंट्रीज आर डन ऑन द बेसिस ऑफ डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट मतलब क्या? अब साइंस में आपने पढ़ा रहेगा, न्यूटन का लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वैसे ही अकाउंट्स में भी एक रूल है, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट ट्रांजैक्शन। अगर एक डेबिट है तो एक क्रेडिट होगा। ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये हम लोग अभी फर्दर समझेंगे। तो डुअल एस्पेक्ट में अगर एक ट्रांजैक्शन है उसके सामने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन दूसरा होगा ही, इक्वल एंड ऑपोजिट ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपने गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदा है तो आपने सामने जो पर्सन है उनको कुछ दिया भी रहेगा, उनको कैश दिया रहेगा या फिर क्रेडिट टर्म्स पे आपने उनसे वो सामान खरीदा रहेगा। अब हमने यहाँ पे जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन, एंट्री, फाइनल अकाउंट्स जो भी पढ़ा है उसका जो टर्म्स यूज़ हुआ है वो अब और डिटेल में पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल से। नीचे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक एक ट्रांजैक्शन मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ जुलाई का मंथ लिया है, बट यूजुअली जो रहता है, जो ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस होता है वो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में होता है। अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ द ईयर, ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे अभी जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने पहला डाला है कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ रीसेलिंग बैग विथ हिज सेविंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने 1 लाख रुपीज़ का सेविंग्स डाला है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है वो कहलाता है कैपिटल। इसको कहते हैं कैपिटल, ओनर्स फंड होता है ये, जिसने भी सोचा है स्टार्ट करने का ये उसका
फंड है, मतलब मिस्टर एक्स का कैपिटल है ये। अब उन्होंने क्या सोचा कि 1 लाख कम पड़ेगा, तो मैं और थोड़ा मुझे फंड्स की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। जो बैंक से लोन लिया उसको लायबिलिटी कहा जाता है। बैंक का लोन क्यों लायबिलिटी? क्योंकि देखिए मेरे पास पैसा तो आ गया, लेकिन मुझे ये जो मनी है किसको रिटर्न करना है? बैंक को रिटर्न करना है। तो जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहती है रिटर्न करने की, जो मुझे किसी को पैसे देने रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटी। ठीक है। अब तीसरा ट्रांजैक्शन है, ही परचेज्ड एन ऑफिस, टेबल एंड कंप्यूटर। ये उसका ऑफिस चलाने के लिए उन्होंने एक ऑफिस रूम खरीदा, उनमें लगने वाले फर्नीचर्स खरीदे और उन्होंने कंप्यूटर खरीदा। तो वो सब हो गया 30,000। तो ये क्या कहलाता है? एसेट। ये किसी और का है क्या? नहीं, ये बिजनेस का है, ये मिस्टर एक्स का है। मिस्टर एक्स का पर्सनल नहीं है, मिस्टर एक्स ने जो बिजनेस शुरू किया है उसका ऑफिस, फर्नीचर एंड कंप्यूटर है। दैट इज अमाउंटिंग टू ₹30,000। तो ये कहलाता है असेट, असेट ऑफ द कंपनी, असेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस का प्रॉपर्टी है वो। अब उन्होंने क्या किया, जुलाई 9 को परचेज 500 बैग्स एट द रेट ऑफ ₹100 फ्रॉम LMN। अब अलग अलग हैं, मिस्टर एल, मिस्टर एम, मिस्टर एन। इनसे उन्होंने अलग अलग 500 क्वांटिटी ऑफ बैग्स खरीदा एट द रेट ऑफ ₹100, जो कि 50,000 हो गया। ठीक है, ये कहलाता है क्रेडिट परचेज। क्यों क्रेडिट परचेज? क्योंकि उन्होंने मिस्टर एल, मिस्टर एम और मिस्टर एन को तुरंत कैश नहीं दिया, तुरंत चेक नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उनको बोला है कि मैं आफ्टर 30 डेज आपका पेमेंट कर दूंगा। तो उसे कहते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स यहाँ पर क्या है बेटा? गुड्स है यहाँ पर बैग्स। वो किस चीज़ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? वो बैग्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए, उस बिजनेस के लिए गुड्स क्या हुआ? बैग्स हो गया। अगर उसके अलावा कोई चीज़ उन्होंने खरीदी या बेची, वो गुड्स नहीं कहलाएगा। जैसे कि टेबल, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, वो उनका गुड्स है क्या? नहीं, वो उनका प्रॉपर्टी है, वो असेट है, तो वो गुड्स नहीं कहलाता। यहाँ पे क्रेडिटर्स, ये जिन्होंने हमको क्रेडिट पे बैग्स दिया है उनको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब कि हमको जिसको पैसा देना है, मतलब हम LMN को पैसा देंगे। ठीक है, तो उनको कहते हैं क्रेडिटर्स। अब आगे फर्दर लिखा है ऑन 10th रिटर्न्ड 40 बैग्स। देखिए 40 बैग्स जो है मैंने जब भी खरीदा 500 बैग्स, उसमें से 40 जो है वो डिफ़ॉल्ट निकला, उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट्स था। तो मैंने क्या किया, वो 40 बैग्स रिटर्न कर दिया। तो इसको कहते हैं परचेज रिटर्न। मैंने जो परचेज किया था उसको मैं रिटर्न कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए जुलाई 11 को उन्होंने परचेज 100 बैग्स एट द रेट ऑफ ₹100 फॉर कैश। अब यहाँ पे क्या किया, देखिए फॉर कैश लिखा है, फॉर कैश, फॉर आ गया, मतलब कि ये जो है मेरा कैश परचेजेस हो गया। ठीक है, क्रेडिट परचेज नहीं, कैश परचेजेस हो गया। यहाँ पे अगेन गुड्स जो है मेरा बैग है, तो उन्होंने कितना 10,000 रुपीज़ दे के बैग्स खरीदा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कैश परचेजेस। जुलाई 13 इनकर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000। ये क्या हो गया मेरा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का ट्रांजैक्शन हो गया। इस दिन मुझे इतना एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये मेरा एक्सपेंसेस कहलाता है। फर्दर जुलाई 15 को ही सोल्ड 400 बैग्स एट द रेट ऑफ ₹200 टू ABC। ठीक है, देखिए इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है उन्होंने सेल किया है 400 बैग्स ABC। ABC जो है वो कहलाते हैं हमारे डेटर्स। डेट देखिए उसका स्पेलिंग है DEBTORS। तो डेप्टर नहीं पढ़ना है, इसे डेटर्स पढ़ना है, बी साइलेंट है, सो रिमेंबर इट इज कॉल्ड डेटर्स। ठीक है, ये है हमारा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल क्यों है बेटा? क्योंकि हमने तुरंत पैसे नहीं लिए हैं,
हमने ए बी सी को कहा है आप 30 डेज में मुझे पैसे दे दीजिए जो भी आपने बैग खरीदा है, तो इसे कहा जाता है क्रेडिट सेल्स। और ए बी सी जो है वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। और ये जो इवेंट हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, इसको हम लोग रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ से मुझे पैसा जनरेट होने वाला है, आज नहीं तो आफ्टर 30 डेज जो है मुझे इसके पैसे मिलने वाले हैं। सो इट इज़ अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ठीक है, आगे फर्दर लिखा है ऑन 16th 20 बैग्स वर रिटर्न्ड। ये है मेरा सेल्स रिटर्न। अभी मैंने जो बंदों को बेचा रहेगा उनमें से किसी को डिफेक्ट मिला रहेगा, तो उन्होंने क्या किया, मुझे वो रिटर्न कर दिया, तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। जुलाई 18 को पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। देखिए, मैंने जो लोन लिया था बैंक से, वो बैंक मुझे फ्री में लोन देगा क्या? नहीं, वो मुझे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, राइट। वो इंटरेस्ट जो कहता है वो बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, और वो मेरा एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये मैंने पे किया है 5000 रुपीज़, तो ये मेरा पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस हो गया। जुलाई 20 को सोल्ड 100 बैग्स एट द रेट ऑफ ₹200। ये क्या हो गया? मेरा कैश सेल्स हो गया। ठीक है, कैश सेल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा नहीं है कि किसको मैंने बेचा है, मतलब कि मैंने ये कैश सेल में मैंने कैश सेल किया। 100 बैग्स फॉर 200 रुपीज़, दैट इज 20,000 रुपीज़ मेरा कैश सेल्स है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि ये मेरा इनकम हो गया। बराबर, इनकम और रेवेन्यू में डिफरेंस है बेटा। देखिए, इनकम वो कहलाता है जहाँ पे आपका जितना भी पैसा आया है रेवेन्यू, जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है बिजनेस में, दैट माइनस आपका कुछ भी एक्सपेंडिचर हुआ, उसे कहते हैं हम लोग इनकम। ठीक है, इसके लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब बनाते हैं। वो हम लोग और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जुलाई 25 को रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट। ये क्या है? आपने जो बैंक अकाउंट रखा है बैंक में, आपका करंट अकाउंट रहेगा, सेविंग्स अकाउंट रहेगा, जो रहेगा यूजुअली बिजनेस का करंट अकाउंट ही रहता है। सेविंग्स तो पर्सनल अकाउंट रहता है, नॉट सेविंग्स अकाउंट बट करंट अकाउंट। वो करंट अकाउंट में भी आपका कुछ इंटरेस्ट बैंक आपको देती है। आप जो बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक उसके लिए आपको कुछ पैसा देती है, वो कहलाता है बैंक इंटरेस्ट, राइट। और वो बैंक इंटरेस्ट भी पार्ट ऑफ रेवेन्यू बन जाता है, क्योंकि ये आपका कुछ तो बिजनेस में आ रहा है। वो पैसा जो आपने बैंक में रखा है 1 लाख रुपीज़, या आपने जो लोन फ्रॉम लिया है वो भी आपके बैंक में रहेगा, तो उसके ऊपर बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देती है, तो उसे कहते हैं बैंक इंटरेस्ट। और ये रिसीव्ड है, ये हमारा पार्ट ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा। जुलाई 29 को पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को मैंने 30,000 पे किया। देखिए, अभी मैंने उनसे जो परचेस किया था LMN को, उनको मैंने 30,000 रुपीज़, किसको पता नहीं, बट मैंने जनरली सबको एक साथ डाल दिया है, तो इन क्रेडिटर्स को मैंने पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो मैंने 30,000 पे किया है क्रेडिटर्स को, ये मेरा पेमेंट का एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे जुलाई 30 को रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स ने जो मुझे मैंने बेचे थे डेटर्स ABC, उन्होंने मुझे इसमें 50,000 रुपीज़ पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा पेमेंट रिसीप्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ये मेरा पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये है मेरा पेमेंट ट्रांजैक्शन और ये है मेरा रिसीप्ट ट्रांजैक्शन, राइट। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए, मैंने जो क्रेडिटर्स थे मेरे, वो मेरे कब के थे? देखिए, परचेज 500 बैग्स LMN ऑन जुलाई 9th। ठीक है, जुलाई 9th से 30 डेज मेरा अगस्त में कभी होगा, राइट। लेकिन मैंने कभी पे किया है उनको जुलाई 29 को, पेड टू क्रेडिटर्स जुलाई 29, बिफोर एंड ऑफ 30 डेज, बिफोर द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड, मैंने क्या किया है, उनको जो है 30,000 पे किया है।
तो जो क्रेडिटर्स हैं वो मुझे क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट देंगे कि इंस्टेड ऑफ 30,000 आप मुझे क्या कीजिए 28,000 दे दीजिए, कि 30,000 की जगह अगर मैंने 28,000 दिया है तो क्या हो जाएगा, मेरा 2,000 जो है मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। और ये डिस्काउंट कहलाता है कैश डिस्काउंट। क्यों कैश डिस्काउंट? क्योंकि मैंने जो पेमेंट है वो बिफोर द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड मैंने प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ 2,000 किया है, इसके लिए मुझे उन्होंने सामने से कैश डिस्काउंट दिया है। अब यही परचेज करते वक्त 500 बैग्स मैंने परचेज किया 100 रुपीज़, ये एक्चुअली जो है ये 150 रुपीज़ का बैग था, बट LMN ने क्या किया, मुझे 100 रुपीज़ में बेचा। तो 50 रुपीज़ का जो मुझे उन्होंने डिस्काउंट दिया है वो मेरा ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। मतलब मैं एक शॉप में जाती हूँ, एक मैन्युफैक्चरर के पास जाती हूँ, मैं उन्हें पूछती हूँ ये बैग कितने का है, वो मुझे बताते हैं कि वो 150 रुपीज़ का है। तो मैं उनके साथ कुछ नेगोशिएशन करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ ये बहुत ज़्यादा है, मुझे आप थोड़ा कम में कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नहीं निकलेगा, मैं क्योंकि ये फर्दर 175 में बेचूंगा। तो अगर आप मुझे 150 में देंगे तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 25 रुपीज़ करेगा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा कमाऊँ, ऐसे नेगोशिएशन करते हैं। तो उस नेगोशिएशन के बाद जो आपके LMN हैं वो लोग क्या कहते हैं, ठीक है आप 100 रुपीज़ में ले लीजिए। तो ये जो 50 रुपीज़ का वो जो डिस्काउंट देते हैं वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, और वो हर किसी को मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। हर एक जो भी बंदा उनके पास खरीदता रहेगा सामान, कुछ नेगोशिएशन के बाद वो क्या देते हैं, सब बायर्स को ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जो हमको प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। सिमिलरली हमारे डेटर्स के साथ भी होगा डिस्काउंट। हम लोगों को अगर वो डेटर्स हम लोग को पेमेंट करते हैं ऑन टाइम, मतलब कि हमसे जिन्होंने बैग खरीदा है, डेटर्स कौन है, ABC, अगर वो तुरंत पेमेंट करेंगे तो हम उनको भी कुछ कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन डेटर्स जो हैं इसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं। डेटर्स या फिर डेटर्स के अंदर और एक और चीज़ आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के बारे में ये साल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल जो है वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाते हैं। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल जो है हमारे ट्रेड पेएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, बिल्स पेएबल भी आप नेक्स्ट ईयर ही पढ़ेंगे, ये साल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल जो है हमारे ट्रेड पेएबल्स कहलाते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट है स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक क्या कहलाता है, जो एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट मेरे पास कितना स्टॉक ऑफ गुड्स है। हमारी केस में गुड्स क्या है, बैग्स है, राइट। तो वो बैग्स का मैंने जितना भी खरीदा बेचा, मुझे जो रिटर्न आ गया, मैंने जो रिटर्न दे दिया, वो सब मिला के मेरे पास कितना एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर कितना स्टॉक है वो हमको देखना ज़रूरी है, राइट। तो वो मेरे पास कितना बचा है बैग्स, उसको कहेंगे स्टॉक। ठीक है, मैंने देखिए 500 खरीदा, 100 खरीदा, 400 बेचा, 100 बेच दिया, तो 500 100 जो है मेरा एडिशन हो जाएगा। 400 जो बेच दिया, 100 जो बेच दिया वो डिडक्ट हो जाएगा। वापस मेरे पास मैंने जो परचेज रिटर्न किया 40 बैग्स, वो मेरा डिडक्ट हो जाएगा, और जो 20 बैग्स मुझे रिटर्न आया वो ऐड होके मेरे पास 80 नंबर ऑफ बैग्स जो है वो मंथ एंड में है। एज ऑन 31 जुलाई मेरे पास 80 नंबर ऑफ बैग्स है, तो इसे कहते हैं हम लोग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। इसके बाद है बैड डेट्स। देखिए इसकी भी स्पेलिंग देखिए, DEBTS है,
बट हम इसको पढ़ेंगे डेट्स, बी साइलेंट है, बैड डेट्स। ये नाम से ही आपको पता पड़ा रहेगा कि ये डेटर से आया है, राइट, हमारे डेटर से आया। कहाँ क्यों आया है डेटर से? ऐसे कुछ डेटर्स हु आर अनेबल टू पे अवर मनी, क्योंकि उनके पास शायद पैसे नहीं हैं, तो दे आर नॉट एबल टू पे द मनी, सो दे आर कॉल्ड बैड डेट्स। बैड इसलिए क्योंकि डेटर जो है वो बैड हो गए, therefore they are called bad debts, they are not able to pay the money। ठीक है। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस वो लोग होते हैं हु आर नॉट एबल टू पे देयर लाइबिलिटीज। हमने देखा था लाइबिलिटीज क्या होती है बेटा, लाइबिलिटीज, राइट। लाइबिलिटीज जो है ये हमारे आउटसाइड फंड्स रहते हैं, जैसे हमको बैंक को देना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, और कुछ जो हमारे लाइबिलिटीज़ रहेंगे जो हमको थर्ड पार्टी को देने हैं, तो वो हम लोग पे नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, इंसॉल्वेंट। हम लोग के पास फंड्स नहीं हैं, तो हमारा जो असेट्स है दैट इज लेस देन द लायबिलिटीज, या फिर इसको उल्टा कर लो कि भाई लायबिलिटीज आर मोर देन दी एसेट्स। ठीक है, मतलब हम लोग कंगाल हो गए हैं, तो कंगाल हो जाने को कहते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का ऑपोजिट है ऐसा बिजनेस जहाँ पर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, जो एकदम साउंड रन कर रहा है, ऐसा बिजनेस जो अपने लायबिलिटीज़ को इजी तरीके से पे कर सकता है, उसका जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा है। मर्चेंडाइज क्या है, द गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल। जो बिजनेस डील कर रही है जिस भी गुड्स में, वो उसे मर्चेंडाइज कहा जाता है। द लास्ट वन इज द लाइव स्टॉक, ऐसा स्टॉक विच इज़ लाइव, लाइक द एनिमल्स। जो चिकन मटन बेचते हैं उनका जो लाइव स्टॉक रहता है वो है चिकन, गोट, राइट। और आपने काउ शेड देखा रहेगा, द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर क्या रहता है, लाइव स्टॉक काउज रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो लाइव स्टॉक में आती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझने में आपको ईजी लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।